तो देखिए, हम सब जानते हैं कि बस्तर में 76 सीआरपीएफ जवानों को मारा गया था। एक 4 महीने के बच्चे को आयरन के रॉड से मार दिया गया। 8 बच्चों को अपनी माओं से छीन के झुलसती हुई आग में जिंदा जला दिया गया। ये जो बस्तर की कहानियां हैं, ये पिछले कई 50-60 साल से छुपाए रखा गया था। 450 ऑर्फैन है, अनाथ बच्चे, जिसकी माँ बाप दोनों को ये माओइस्टों ने बहुत ही बेरहमी से मार के ख़त्म कर दिया। ये प्लान था कि केरला स्टोरी की इमीडिएट बाद हम बस्तर की कहानी बताएंगे। एक्ट्रेस या फिल्मी हीरोइन से भी ज़्यादा हाउस होल्ड नाम बन चुके हैं। आदा के नाम पे लोग टैटू बना रहे हैं। हमें उसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं रही। तो एक बहुत बड़ा माहौल बदलना एक बहुत बड़ी चीज़ थी एक हर फिल्म मेकर के लिए। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो दिग्गज है सिनेमा के, जो सिनेमा को, इस बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहे हैं और इतनी रियल कहानियाँ, लोगों को दिल को छूने वाली कहानियाँ जो है बताई जा रही है, जो इंस्पायर कर रही है, कहीं ना कहीं नॉलेज भी दे रही है और अपने देश के प्रति अवेयर भी कर रही है। आज हमारे साथ है द फिल्म मेकर एंड द प्रोड्यूसर विपुल शाह जी एंड बस्तर द नक्सल स्टोरी, जिस मूवी के बारे में आज हम इनसे बातचीत करेंगे, उनके डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। वेलकम सर टू बोथ ऑफ यू ऑन मायापुरी। क्या कहेंगे अबाउट दिस स्टोरी, द केरला स्टोरी की? उसके पहले अगर मैं बात करूं तो अमेजिंग सुपर डुपर हिट हुई है। वो कहानियां लोगों के दिल तक पहुंची है, जो कि आई थिंक ज़रूरी भी है। अगर आप इंडियन हो तो उन स्टोरी को जानना भी ज़रूरी है। अब उसके बाद इस तरह की एक फिल्म लेकर आना, क्या विजन रहा है इसके पीछे? देखिए, केरला स्टोरी की जो रियल सक्सेस है वो ये है कि आज वो एक नेशनल डिबेट का टॉपिक बन गया है। अब इस विषय पे कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि मैनिपुलेटिव कन्वर्जन्स हो रहे हैं। अब तक लोग नकार रहे थे, केरला स्टोरी के बाद वो बात ख़त्म हो गई। अब लोगों को पता है कि ये हो रहा है और अब ये एक ऑनगोइंग डिबेट का हिस्सा है। बस्तर जो कहानी है, वो जब सुदीप्तो दादा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपना पूरा रिसर्च दिखाया। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि बस्तर में 76 सीआरपीएफ जवानों को मारा गया था। हम सब जानते हैं कि बस्तर में जो ये हत्याकांड हुआ, उसका जेएनयू जितनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेशन हुआ। लेकिन उस रिसर्च में बहुत सारी और चीज़ें थी। एक 4 महीने के बच्चे को आयरन के रॉड से मार दिया गया। 8 बच्चों को अपनी माओं से छीन के झुलसती हुई आग में जिंदा जला दिया गया। उसके बाद और कभी 52 पुलिस वालों की हत्या, कभी सिक्योरिटी फोर्सेस की हत्याएं, कभी 36, कभी 8, कभी 10 और हज़ारों लोगों की इन हत्याओं का सिलसिला, जिसे शायद नेशनल डिबेट का हिस्सा होना चाहिए था, पर किसी न किसी वजह से वो बात लोगों के दिमाग में है नहीं। फिर हम वहाँ गए बस्तर में और मैंने देखा कि सड़कें आप नहीं बना सकते। अगर आप सड़कें बनाएंगे तो नक्सली आपको बनाने नहीं देंगे। स्कूल नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, मोबाइल टावर नहीं लगा सकते, पीने के पानी के पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। तो ये जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। True. भारत का झंडा आप वहाँ पे नहीं फहरा सकते। हम एक ऐसी कहानी फिल्म में दिखा रहे हैं, जो एक औरत है, उसके पति को इन्होंने भारत का झंडा फहराने के लिए बहुत ही बेरहमी से मार दिया। एक नियम उन्होंने बनाया कि हर घर से एक बच्चा इनको देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो पूरे फैमिली को मार देंगे। यस, जो हमने टीजर में सुना। तो ये जो सच्चाई हमारे देश के अंदर है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। लोग कहते हैं बस्तर मतलब क्या, बस्तर क्या है? लोगों को पता ही नहीं कि बस्तर छत्तीसगढ़ के अंदर एक हमारे भारत का एक हिस्सा है। तो ये सब जब मैंने रिसर्च देखा तो मेरा दिल दहल गया और मुझे लगा कि जैसे केरला स्टोरी बनाना एक मेरा फ़र्ज़ था, वैसे ही बस्तर बनाना एक मेरा फ़र्ज़ बन गया। और हमने केरला स्टोरी की तरह एक बिल्कुल सच्ची
और बिल्कुल बोल्ड फिल्म बनाने का फैसला किया। ओके। और हमने उसी रास्ते पे चलते हुए एक बोल्ड और सच्ची फिल्म बनाई है। ओके सर, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? ये जो बस्तर की कहानियाँ हैं, ये पिछले कई 50-60 साल से छुपाए रखा गया था। अगर छुपाए रखा नहीं गया था, लेकिन आम तौर पे कोई नेशनल न्यूज़पेपर, टेलीविज़न चैनल इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। मैं एक संस्था में गया था, तो वहाँ के 450 बच्चे हैं, 450 ऑर्फैन हैं, अनाथ बच्चे, जिसकी माँ बाप दोनों को ये माओइस्टों ने बहुत ही बेरहमी से मार के ख़त्म कर दिए, और उन बच्चों के आंखों के सामने। तो ये जो मरने की सिलसिला था, तो एक संस्था उन बच्चों को इकट्ठा करके एक छोटा सा ऑर्फेनेज बनाए कुटरू, बीजापुर में, वहाँ पे रखा गया है। अब उन लोगों ने मुझे बोल रहा था कि जब 50-60 लोग एक साथ मरते हैं ना, तब दिल्ली की, बॉम्बे की नेशनल मीडिया इंटरेस्ट लेते हैं, खबर बनता है, लेकिन जो रोज एक एक करके दर्दनाक मर रहा है, उसकी कोई खबर ही नहीं बनता है। और अगर खबर बनता है तो जेएनयू में सेलिब्रेशन होता है, उसकी खबर बनता है। तो ये हमारी एक आम एपैथी तो था, आम लोगों की कहानी नहीं बनता है जब तक ना उसमें कुछ तर्का लगाया जाए। तो ये हमारी एक विडंबना है, हमारी देश की विडंबना है कि उन लोगों के बारे में बात नहीं किया जाएगा जिनकी भाषा नहीं है, जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते। जो जैसे एक कोर्ट केस हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण कोर्ट केस हुआ था, भारतीय इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे ट्राइबलों के खिलाफ एक कोर्ट केस दाखिल किया गया था। ट्राइबलों ने इकट्ठा होकर हिंसा के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट में उसको बंद करने के लिए दिल्ली की कुछ इंटेलेक्चुअल्स उसके खिलाफ याचिका दायर किया था। तो जब उसकी राय आया, उसकी जब वर्डिक्ट आया, तो वहाँ की जो लीडर थे, ट्राइबल लीडर थे, वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते थे, और उनके ऑपोजिशन में जो लॉयर थे, सब एक्सेंट के साथ फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो उनकी ये कहना था, कोर्ट केस तो हम जीत जाते, लेकिन दिल्ली की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और अंग्रेजी के सामने हम हार गए। तो इस देश की आम लोगों की बात करना अभी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। तो हैट्स ऑफ टू विपुल जी कि उन्होंने तैयार किए कि आम लोगों की बात करेंगे। तो हम दोनों की यही जगह पे मिले और केरला स्टोरी बना, अब बस्तर द नक्सल स्टोरी बन रहा है। ओके, जब केरला स्टोरी की शूटिंग चल रही थी, रिलीजेस हुए, तो उसी वक्त ये चीज़ें डिसाइड हुई थी ये स्टोरी करना, या फिर हम लोग बहुत दिन से, जैसे मैंने बोला कि 10-12 साल से तो फिल्म को दिमाग में रखते हुए रिसर्च कर रहे थे। उससे पहले से हम लोग, मैं तो फॉलो कर रहा था स्टोरी को। तो विपुल जी से जब हमारी केरला स्टोरी के बारे में भी, केरला स्टोरी बनने के भी 3-4 साल पहले से हम लोग फिल्म को लेके डिस्कस कर रहे थे। तो ये प्लान था कि केरला स्टोरी की इमीडिएट बाद हम बस्तर की कहानी बताएंगे। ओके, एंड अदा शर्मा की बात करें, जो अगेन आपकी इस तरह की रियल स्टोरी की कहानी जो बस्तर फिल्म बन रही है उसमें है बैक टू बैक, तो अदा को ऑन बोर्ड लेना किस तरह से हुआ अगेन फॉर दिस फिल्म? अदा को केरला स्टोरी में लेने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस था, क्योंकि वो जो कैरेक्टर अदा ने की है, शालिनी उन्नीकृष्णन, वो एक साउथ इंडियन कैरेक्टर है। तो हमने पहले तो कोशिश कर रहे थे कि केरला से, चेन्नई से एक्टर मिले, लेकिन मिले नहीं। तो अदा को हमने ढूंढ के निकाले, क्योंकि अदा का तो कुछ बैकग्राउंड था, क्योंकि अदा की ग्रैंड माँ, मतलब माँ की साइड से केरल से बिलोंग करते हैं। और तो केरल स्टोरी में अदा की सिलेक्शन के पीछे थोड़ा सा कारण था, हमें लड़ाई भी करना पड़ा, फाइनली अदा को सिलेक्ट किया हमने। लेकिन केरल स्टोरी में जिस बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने की है, केरल स्टोरी में इम्पैक्ट में अदा एक एक्ट्रेस या फिल्मी हीरोइन से भी ज़्यादा हाउस होल्ड नाम बन चुके हैं। अदा के नाम पे लोग टैटू बना रहे हैं। आज आप बताइए कि इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री में कौन सी हीरोइन के नाम पे टैटू बना है? अदा के नाम पे नेल आर्ट हो रहा है, अदा के नाम पे बॉडी पेंटिंग हो रहा है। तो अदा एक अलग लेवल पे लोगों को कन्विंस कर पाए एज अ शालिनी उन्नीकृष्णन। तो ये जब फिल्म बस्तर में जब हम कास्टिंग कर रहे थे,
तो आधा की सिलेक्शन बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि वो प्रूव कर चुके थे उसकी मेंटल क्या है, क्या कर सकती है वो स्क्रीन में। तो हमारे लिए बहुत आसान डिसीजन था आधा को लीड में लेने का। नहीं, दादा ने पूरी बात बहुत अच्छे से समझा दी, और एक वर्सेटाइल एक्टर का सबूत उन्होंने केरला स्टोरी में पेश किया कि कमांडो की हीरोइन जी, वहाँ एक कॉमेडी और एक्शन वाला मसालेदार कैरेक्टर करने के बाद केरला स्टोरी में इतना अलग रोल करना, तो वहाँ से ही हम सब कन्विंस थे कि बस्तर के लिए वो एक बहुत ही बेहतरीन चॉइस होंगी। और ये रोल देखने के बाद लोग शायद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये वही आर्टिस्ट है जिसने केरला स्टोरी का शालिनी उन्नी कृष्णन का पात्र भी निभाया है। काफी इनोसेंट किरदार था। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एक एक्टर के लिए। और इसमें अलग ही आईपीएस ऑफिसर, तो ये किरदार जैसे दिखाए गए, इज इट रियल? जिस तरह से टीजर में भी उनको दिखाया गया कि वो उसके खिलाफ जंग जो है ओपनली चैलेंज कर रही है, नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जो है एक जुनून दिख रहा है, एंड स्ट्रैटेजीज प्लान की जा रही है, बात कही जा रही है, उसके बारे में जानना चाहेगा। नक्सल ये माओइस्टों की जो दुनिया है ना, ये बस्तर की जो दुनिया है, माओइस्टों की जो दुनिया है, वो कैरेक्टर सब हमसे ही निकले हुए हैं। आप अगर वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं वो हमारे घर की पुलिस ऑफिसर है, मतलब हमारे घर से ही कोई जाके आईपीएस बन के वहाँ पे पहुँचे हैं। आम लोग हैं, ये लोग कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन जो बॉम्बे में या दिल्ली में जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं और बस्तर की जंगलों में जो लोग माओइस्टों के खिलाफ लड़ते हैं, उनको एक तैयारी अलग लेवल पे होता है। तो जो कैरेक्टर आप इस फिल्म में देखेंगे वो है तो हमारी स्टोरी की हिस्सा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको किसी की एक पोर्शन एक ऑफिसर से मिलेगा या एक पोर्शन एक ट्राइबल लीडर से मिलेगा, लेकिन ये हमारी एज बिकॉज इट्स अ ट्रू स्टोरी, तो मसाला तो मटेरियल तो हमने रियल लाइफ से ही लिए है। तो कभी कभी लगेगा ये उस कैरेक्टर से मिलता जुलता है, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट था हम बस्तर की कहानी बताए, हम वो ब्रेव पुलिस ऑफिसर्स की कहानी बताए जो जिंदगी को दांव पे लगा के जंगलों में लड़ रहे हैं, उन ट्राइबलों की बात करें जो अपने ज़िंदगी की सब कुछ खो के एक सुनहरा दिन देखने के लिए अपने बेटी से मिलने के लिए बैठी हुई है एक माँ। तो मिलेगा तो सारे कैरेक्टर मिलजुल मिलेगा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ, लेकिन वो इंटेंशनल नहीं है। हमारे लिए सच बोलना बहुत इम्पोर्टेंट था। ओके, एंड विपुल जी, अमिताभ बच्चन जी हो या फिर अक्षय कुमार, काफ़ी फिल्में की अक्षय कुमार के साथ, तो आपने अभी उसके बाद इस तरह की कहानियाँ लाना, क्या विजन रहा है आपका इन सब के पीछे कि एक सिनेमा को अलग ही लेवल पर लेके जाना है और लोग पसंद भी कर रहे हैं, ऐसी कहानियाँ देख भी रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो देश में एक माहौल बना के आप इन ट्रू सेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आया इस देश में। आज के माहौल में हम कोई भी कहानी पूरी ईमानदारी से, हिम्मत के साथ, सच्चाई के साथ बोल सकते हैं, हमें उसमें कोई मिलावट करने की ज़रूरत नहीं रही। तो एक बहुत बड़ा माहौल बदलना एक बहुत बड़ी चीज़ थी एक हर फिल्म मेकर के लिए। और लोग पहले इस टाइप के कहानियाँ बनाने से डरते थे। मेरे पास जब दादा आए तो मुझे लगा कि ये तो कहानियाँ बोलनी ही चाहिए, ये बिल्कुल, अब मैं 23 साल से फिल्में बना रहा हूँ, तो ये एक नया मकाम है मेरी ज़िंदगी का, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। और मैं हमेशा चाहता था कि ऐसी फिल्में बनाऊँ जो इस देश को बेहतर बनाए, इस देश में कुछ ऐसा करें कि कुछ लोग उस फिल्मों को आने वाले 50 साल तक भूल ना पाए। तो ये वो फिल्में हैं जो आने वाले समय में भारत के इतिहास में हमेशा याद रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे तो लोग सिंह इज़ किंग भी याद रखेंगे और नमस्ते लंदन भी याद रखेंगे और आँखें और वक्त को भी याद रखेंगे, हॉलीडे को भी याद रखेंगे, लेकिन ये फिल्में जो हैं वो हमारे समाज में कुछ बदलाव लाती हैं, हमारे समाज को, हमारे देश को थोड़ा बेहतर बनाती हैं। तो ये फिल्में और भी ज़्यादा संतोष देती हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है, जिस देश में रहते उसके बारे में जानना और उसकी हिस्ट्री, उन चीज़ों के बारे में पता रखना, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है और उसी तरह से चलना। एंड सर, आपने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि बॉलीवुड में पहले कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बायस्ड एक दौर था
और अभी अगर देखें तो वो दौर कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है, थोड़ा बहुत फ्रीडम है उसको मुझे लेकर। मालूम नहीं आप कौन सी स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कि politics हर इंसान खुद अपने आप की पॉलिटिक्स है। विपुल जी की एक पॉलिटिक्स है, मेरी एक पॉलिटिक्स है, आपकी एक पॉलिटिक्स है। तो जब हम कोई आर्ट क्रिएट करते हैं, हो सकता है बैक ऑफ द माइंड वो पॉलिटिक्स काम करे और उसकी इम्प्रेशन बनता है, तो वहाँ तक ही सीमित होता है। लेकिन हम जब कोई एक बस्तर जैसे या केरला स्टोरी जैसे स्टोरी को फिल्म की पर्दे में लेके आते हैं या बस्तर की कहानी को लेके आते हैं, आप यकीन मानिए उसमें सिर्फ और सिर्फ यही रहता है कि देश की अगर एक बेटी अगर इस दौर से गुजर रही, तो एज एन आर्टिस्ट ये मेरा जिम्मेदारी है कि उसकी कहानी को लोगों के सामने लाया जाए। या जो विपुल जी ने जो एक माँ की बात बताई, जिनकी हस्बैंड इंडियन फ्लैग होस्ट करने के लिए उनके हस्बैंड को बुरी तरह मार दिया जाता है, उसके बेटे मर जाते हैं, उसकी बेटी माँ के साथ नहीं रहते हैं क्योंकि शहर में कहीं उसको स्कूल में पढ़ाया जाता है। माँ सिर्फ जिंदा है, एक दिन अपने बेटी से मिल पाएंगे। तो आप बताइए, ये जो कहानी जो बोलना होगा ना, अगर ये कहानी सुने, जैसे विपुल जी ने बताया कि ये कहानी सुनने के बाद उनको लगा कि ये तो मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फिल्म बनाना, तो जो मोरालिटी पे सवाल आता है, जब आपकी कॉन्शियंस पे सवाल आता है, वहाँ पे पॉलिटिक्स इतना महत्व नहीं रखता। ओके एंड सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ शेयर करना चाहेंगे, और भी कुछ फिल्में आप दोनों की तरफ से कुछ आ रही है जिन चीज़ों पर काम चल रहा है? इसके बाद मैं एक बैंक रॉबरी पे फिल्म बना रहा हूँ। ओके। वो आंखें 2 नहीं है, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बैंक रॉबरी की फिल्म बना रहा हूँ। और भी 2-3 फिल्में हैं जिसके बारे में मैं वक्त आएगा तब बात करूँगा। और मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है जो करना चाहता हूँ मैं, लेकिन बैक टू बैक दोनों फिल्म करने के बाद मुझे लगता है मुझे कुछ ब्रेक लेने का भी हक है। तो अभी तक डिसाइड नहीं किया, अभी सिर्फ और सिर्फ 15 मार्च दिख रहा है मेरे आंखों के सामने। ग्रेट, वेल थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। व्यूअर्स को, फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो हर दौर में, हर वक्त में, हर पड़ाव पर, हर प्रोजेक्ट में आपके साथ बने रहते हैं? कौन? व्यूअर्स, आपके फैंस क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, वो ये उन्हीं का प्यार है और उन्हीं का सपोर्ट है जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। तो वो तो हमारी सर आँखों पर है, उनको सलाम है कि जब मैं कमर्शियल फिल्म बनाई तो उन्होंने साथ दिया, जब केरला स्टोरी बनाई तब उन्होंने साथ दिया। अब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि बस्तर को मौका दीजिए, देखिएगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म, अंदर से कुछ बदलेगी आपके अंदर। ये फिल्म देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो प्यार जो आपने इतने सालों से दिया है वो कृपा करके बनाए रखें। सेम हमने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ अच्छा, मतलब जर्नी तो अच्छा था लेकिन आसान नहीं था केरला स्टोरी बनाना और उसके बाद बस्तर बनाना। तो हमने हमारी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन था हमसे इमीडिएटली आफ्टर केरला स्टोरी, हमें लगता है हमने बखूबी विथ ऑल आवर ऑनेस्टी हमने निभाए। तो ओनली थिंग वी डिजर्व इज देयर लव एंड अफेक्शन। सो लुकिंग अहेड फॉर 15th March।